हेलो, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर द हिंदू का नया सेशन लेकर के हाजिर हैं आपके सामने और आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ के साथ जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि नया जो मैं सीरीज जो भी नया सेशन आएगा उसमें मैं एक मैपिंग का आपके लिए सेशन लेके आऊंगी। तो आज जो मैं एरिया आपके लिए मैपिंग के लिए लेके आई हूँ वो ब्लैक सी वाला एरिया है। प्रीवियस ईयर पेपर जिसने भी देखा होगा उसने देखा होगा कि मैपिंग से हमेशा एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ के साथ ब्लैक सी वाला रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से हमेशा ये एरिया न्यूज में रहता है। उसके बाद ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्लैक सी जो है वो मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होता है और जो विश्व व्यापार के लेवल पे मेडिटेरेनियन सी का एक बहुत ही अहम रोल है। तो ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, इनके बीच में कौन से स्टेट्स हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा और मैपिंग वाला सेशन हम अंत में रखेंगे। स्टार्टिंग में हम जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है पहले उसको इन डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए पहले शुरू करते हैं। आज जो एक मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही हाईलाइटेड है। क्या है पहला, तो हम हाईलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज है कि प्रोटेस्ट लाइंड अप इन नॉर्थ ईस्ट आफ्टर CAA रूल्स नोटिफिकेशन। अभी देखा आपने कि कल ही जो है CAA वो लागू हो गया है फाइनली। तो CAA की वजह से क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने वाले हैं, ऐसी संभावना है। और जब ये आया था एक्ट उस समय से ही ये अपोज किया जा रहा था इस एक्ट को। तो हम देखेंगे कि CAA क्या है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, अभी ही क्यों आया है, क्योंकि भाई इलेक्शन आने वाला है। और CAA में जो प्रोविजंस है वो मोस्टली जो हिंदू माइनॉरिटीज जो अदर कंट्रीज में थे, हम उन कंट्रीज को भी देखेंगे, उनसे रिलेटेड प्रोविजन है। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है वो ये बोल रही है कि यहाँ पर रिलीजन का पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण करने के लिए ये चीजें इलेक्शन के जस्ट पहले लाई गई हैं। हिंदू जो जनता है, हिंदू आबादी है, उसको लुभाने के लिए लाई गई हैं। तो ये पूरा क्या सिनेरियो है उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब पॉलिटिक्स हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें इन फ्यूचर नेता तो बनना नहीं है, हमें बनना है सिविल सर्वेंट। तो ये इस टॉपिक से हम थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स देख लेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट सोर्स। तो हम पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है मुद्दा, विपक्ष क्या कह रही है, पक्ष क्या कह रहा है, और उसके बाद हम यहाँ से अपने एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम निकाल लेंगे इस टॉपिक से। तो CAA को बहुत अच्छे से इन डिटेल हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा एडिटोरियल क्या है कि फ्रांस इज एक्सेप्शनल वुमेन देयर इम्प्रिंट ऑफ डिप्लोमेसी। ये जो फ्रांस में हुआ है अभी, जो गर्भपात कानून था तो वो फ्रांस ने बना दिया है। फ्रांस पहला देश बना है जिसने महिलाओं को गर्भपात कराने की क्या है राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है, संवैधानिक दर्जा उसको दे दिया है। तो उससे रिलेटेड ही पूरा आर्टिकल आपके कल के द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया हुआ था। इसको हम फ्रांस में देखेंगे कि क्या हिस्ट्री थी, कैसे ये आया। इसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यहाँ पर क्या इसके डेवलपमेंट्स है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि UPSC में आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये पूरा टॉपिक जो है वो महिलाओं से रिलेटेड है, साथ के साथ में इसमें एक एथिकल मुद्दा भी आता है कि गर्भपात कराना किसी महिला का लीगल राइट दिया है आपने, ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन ये भी तो बात है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और किसी बच्चे को दुनिया में आना है कि नहीं आना ये कोई इंसान डिसाइड कैसे कर सकता है, ये कितना एथिकल है कितना नहीं है, इसके ऊपर हम ये पूरा चर्चा करेंगे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं फिलहाल गर्भपात को लेकर के। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हुआ। अगला टॉपिक है टाइम टू प्रोहिबिट जजेस फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। अभी ये मुद्दा आया है, कुछ 4-5 दिन पहले न्यूज आई थी कि जो वेस्ट बंगाल के एक जज हैं जस्टिस जो अभिजीत हैं, उन्होंने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। और वो पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया उसके जस्ट बाद उन्होंने BJP को ज्वाइन कर लिया। तो यही पूरा मुद्दे पर एक आज आर्टिकल आया हुआ है कि क्या ये सही है कि जजेस जो है वो न्यायपालिका वो अब विधायिका और कार्यपालिका में एंट्री करे। तो इसके ऊपर ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा एडिटोरियल है, इसको हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। साथ के साथ हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी देखेंगे कि हमारे संविधान में जजों की नियुक्ति, उनकी शपथ, उनके पद से हटाए जाने को लेकर के क्या प्रोविजंस हैं और ये कितना सही है कितना गलत है। हम मेंस के पर्सपेक्टिव से इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या जजों का नेता बनना या फिर जजों का क्या कार्यपालिका या विधायिका में शामिल होना सही है या नहीं है। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लिबरल डेमोक्रेसी हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। तो ये एक छोटी सी न्यूज है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि जो उदारीकरण की जो बात हम हमेशा करते हैं कि हम भारत एक बहुत ही
ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है और यहाँ पर लोकतंत्र की जननी भारत को बोला जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो भारत में डे बाय डे क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। तो कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये जो रिपोर्ट है वो नॉट ओनली फॉर इंडिया, इसके साथ साथ ये जो साउथ ईस्ट एशिया है और अन्य जो देश हैं उनके भी रिस्पेक्ट में है, तो हम उसको भी देख लेंगे, ये छोटी सी न्यूज़। और फिर हम लास्ट में देखेंगे अपना 5वां पॉइंट हमारा रहेगा मैपिंग का। जैसा कि मैंने बताया ब्लैक सी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा सेशन। उसके पहले ये प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर हम डे बाय डे अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। क्या है आज की प्रोटेस्ट लाइंड अप इन नॉर्थ ईस्ट आफ्टर सीएए रूल्स। देखिए 2019 में जो है वो सीएए आया था। सीएए का फुल फॉर्म क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सीएए आया था कब? 2019 में। अब ये मुद्दा चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन के जस्ट पहले ही क्यों लाई है इसको। जब एक्ट बन गया था 2019 में तो 4 साल क्यों सो रही थी सरकार, और अभी ये क्यों लाई गई है? ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, जनता को लुभाने के लिए ला गई है कि सो दैट जो हिंदू भावनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, मोदी जी को लेकर के खुश हो जाए कि अरे मोदी जी क्या कर दिया आपने, और उनको वोट मिले। इसमें प्रोविजन ये है कि सीएए क्या होता है, पहले ये हम जान लेते हैं कि सीएए जो हमारे 3 पड़ोसी देश है वहां से जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, उसमें बौद्ध, सिख सभी शामिल हैं। 6 कुछ समुदाय हैं जिनको इस सीएए में शामिल किया गया है। जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज हैं उनको सीएए के तहत अब भारत में क्या है, नागरिकता दे दी जाएगी, सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब तक वो एज अ माइग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स रह रहे थे, शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, और अब उनको क्या किया जाएगा, जब इसके थ्रू मान्यता दी जाएगी तो वो भारत के क्या होंगे, वैधानिक नागरिक हो जाएंगे। तो इसको लेकर के पूरा मुद्दा है कि सीएए में जिन 3 कंट्रीज की बात की गई है और जिन समुदायों की बात की गई है उसमें केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी ऐसे समुदाय हैं, इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। तो सीएए के लिए एक मुद्दा तो ये है कि इसमें मुस्लिमों को शामिल ना करके आपने जो देश में, भारत में ये चलता है कि सभी धर्म समान हैं, तो समानता के अधिकार को आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा सीएए से रिलेटेड क्या है कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में एक चलता है इनर लाइन परमिट। मैं आगे चर्चा करूंगी कि इनर लाइन परमिट क्या होता है। ये नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहां के लिए ये इनर लाइन परमिट आता है। इसकी मैं हिस्ट्री भी चर्चा करूंगी कि इनर लाइन परमिट जो है वो अंग्रेजों के समय में, औपनिवेशिक काल के समय में इसको लाया गया था। बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन आई थी 1873 की, उसमें ये इनर लाइन परमिट लाया गया था कि पहाड़ी राज्यों में जो भारत के अन्य देश, अन्य राज्यों से जो लोग हैं वो ऐसे ही नहीं जा सकते, वहां पर जाने के लिए क्या होगा, परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो ये इनर लाइन परमिट वाला मुद्दा भी हमेशा हाईलाइट होता है जब बात सीएए की आती है कि अगर आप ऐसे पड़ोसी देशों से आप वहां के आए हुए शरणार्थियों को इस तरीके से अगर आप नागरिकता दे रहे हैं, तो जो इस पहाड़ी एरिया में रहने वाले पहले से जो लोग हैं, जो पहाड़ी है, जो जनजाति लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके हितों का बीच में क्या होगा, टकराव होगा, उनको रिसोर्सेज की कमी होगी। तो सीएए की जब बात आती है तो एक मुद्दा इनर लाइन परमिट का भी आता है। एक दूसरा मुद्दा भी आता है सीएए की बात होती है जब, तो एनआरसी। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल एरर्स हैं। जब बात सीएए की होती है तो लोगों को ये भ्रम है कि सीएए की वजह से कुछ की नागरिकता चली जाएगी और एनआरसी जब आएगा तो भी कई लोगों की नागरिकता जो है वो चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एनआरसी एक अलग कॉन्सेप्ट है और सीएए जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं उसको आगे भी अभी देखूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या है सीएए और एनआरसी में डिफरेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीएए क्या है। तो सीएए में क्या प्रोविजंस है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जब ये आया तो उसमें बोला गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज को आप याद रखिएगा। इसमें क्या है, स्टेटमेंट में आपको अगर ये तीनों दे दिया जाए और कहीं एक देश को भी इधर उधर कर दिया गया तो क्या होगा, आपका जो ऑप्शन है, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो 3 देशों को याद रखिएगा, कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदायों को ही शामिल किया गया है। अब कौन कौन से समुदाय हैं इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदू है, उसमें सिख है, बौद्ध हैं, बुद्धास जो फॉलो करते हैं,
और साथ के साथ में कौन कौन है, आपके जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 समुदायों को ही शामिल किया गया है सीएए में। तो मुद्दा सारा यहीं पर उठता है कि केवल इन 6 समुदायों को ही क्यों शामिल किया गया है। तो उसमें बात ये आती है, गवर्नमेंट अपना पक्ष ये रखती है कि ये जो 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ पे मोस्टली जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहां पर ये जो 6 समुदाय हैं वो एज अ अल्पसंख्यक रह रहे हैं, एज अ माइनॉरिटी रह रहे हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, इनके साथ बहुत शोषण हो रहा है, उनके हितों को अवहेलना की जा रही है, बहुत ही कठिन स्थिति में है, बहुत ही खराब स्थिति में ये 6 समुदाय इन 3 कंट्रीज में है। इसलिए जब टाइम पे कई लोग बांग्लादेश से भाग करके आए हैं, कई लोग पाकिस्तान से निकल करके आए हैं और हमारे यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं कई एरियाज में, और जो जस्ट बिकॉज कि उनके पास नागरिकता नहीं है, वो शरणार्थी के रूप में आए हैं, तो उनको कुछ मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान वाली जो चीजें हैं, जो उनकी डेली बेसिक नीड है, वो नहीं मिल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, उनके पास एक नागरिकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को ही क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि ये इन 3 कंट्रीज में ये माइनॉरिटी के रूप में आते हैं, इसीलिए इनको शामिल किया गया है। तो ये एक सरकार का पक्ष जो है वो सरकार की तरफ से रखा गया है। अब सीएए में बाकी हमने देख लिया कि 3 कंट्रीज में ये हैं, साथ के साथ में 6 समुदायों के लिए ये पूरा आया है। इसमें प्रोविजंस क्या है? तो देखिए, पहले क्या होता था कि केंद्र सरकार के द्वारा पासपोर्ट किया था, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 3 और उपधारा 2 के तहत क्या होता था, एक विदेशी अधिनियम 1946 और एक होता था आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का। उसके माध्यम से क्या किया जाता था कि किसी भी जो नागरिक है उनको नागरिकता दी जाती थी। लेकिन अब जो सीएए आया है उसमें क्या बोला गया है कि अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी लोग इन 3 देशों से आए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, 31 दिसंबर 2014 की डेट को भी ध्यान में रखिएगा, ये 31 दिसंबर 2014। अब ये डेट ही क्यों मैं अभी आगे बताऊंगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर भारत में आए हुए हैं शरणार्थी के रूप में, उनको क्या होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के तहत में अब नागरिकता मिल जाएगी भारत की। ये डेट मैंने याद रखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता होगा कि संविधान में, अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगी, कि संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता देने और नागरिकता का त्याग करने या नागरिकता को छीनने से संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं। तो पहले क्या था कि जो नागरिकता दी जाती थी आर्टिकल के तहत में, उसमें बात थी कि 11 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर के इंडिया में रह रहा है तो 11 वर्ष के बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब जो नया अमेंडमेंट आया उसमें चेंज करके उस 11 वर्ष के जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कम करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए, अभी 2014 इसीलिए टाइम लिमिट रखी गई है कि अब 2014 के बाद से अब भी जो लोग रह रहे हो, मतलब 2014 के पहले जो लोग आए होंगे और अभी तक वो इंडिया में है, तो वो 5 साल वाली जो टाइम लिमिट है उसको उन्होंने क्रॉस कर लिया है ना। तो अब वो क्या है, अब बिल्कुल पात्र हैं वो नागरिकता लेने के लिए। तो इसीलिए 31 दिसंबर 2014 की टाइमलाइन रखी गई है। एक बात ये हो गई। तो हमने देख लिया कि सीएए क्या है, किन 3 कंट्रीज को ये मिला हुआ है, किन 6 समुदायों के लिए है ये, और साथ के साथ में डेट आपको इंपॉर्टेंट है, डेट भी हमने देख ली कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं वही क्या होंगे, इसके लिए नागरिकता को प्राप्त करने के पात्र होंगे। दूसरा मैटर ये है कि ये अभी क्यों आया है। अभी इसलिए आया है क्योंकि 2019 में जब ये आया था उसके बाद से क्या हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। आपको याद होगा कि 2019 में जब सीएए आया था तो शाहीन बाग, दिल्ली का जो शाहीन बाग है, वहां पे बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं कम से कम 2 महीने तक वो शाहीन बाग वाले स्थल पे बैठी हुई थी और वो क्या वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये जो एक्ट है उसकी वजह से क्या है, जो मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है, मुस्लिमों के साथ जो है वो जो उनके अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनली समानता का अधिकार है, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। तो इसको लेकर के जो शाहीन बाग में 2 महीने तक महिलाएं बैठी हुई थी, फिर वो टाइम लिमिट जैसे ही पार हुई उसके बाद में कोविड आ गया, मार्च 2020 में तो भारत में कोविड आ गया। 2-3 साल ये प्रोसेस कोविड की वजह से डिले हो गया और अब जाके
2024 में ये अब रूल आया है। तो मतलब एक्ट जब पूछा जाए कंफ्यूज नहीं होना है, अगर CAA एक्ट की बात की जाएगी तो एक्ट तो ये 2019 वाला ही रहेगा। अभी जो क्या है रूल्स बने हैं और ये फाइनली क्या किया गया है, लागू कर दिया गया है, इम्पोज कर दिया गया है। तो ये रूल जो होगा वो 2024 का होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्ट आपका 2019 वाला है और अभी जो आई है रूल बना करके उसको लागू कर दिया गया है। अभी तक CAA लागू नहीं था, अब फाइनली ये लागू हो गया है। देख लिया हमने कि क्या हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट था। अब हम देखते हैं कि ILP, जैसे मैंने बताया कि जब CAA की बात आती है तो ILP की बात आती है, और हमने अपनी कटिंग में ही लगाया हुआ था PPT में कि जो नॉर्थ ईस्ट में CAA को लेकर के बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। अब CAA में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पहली बात तो ये कि ILP क्या है, इनर लाइन परमिट। ILP का फुल फॉर्म क्या है, इनर लाइन परमिट। मैंने इसको पहले ही बताया कि ये कब आया था, तो ये जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल चल रहा था हमारे यहाँ, कब का चल रहा था, 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन आया था 1873 का। तो 1873 में क्या किया गया था, अंग्रेजों ने ये एक रूल बना दिया था कि ये जो पहाड़ी एरियाज होंगे, जहां पर ट्राइबल एरिया है या पहाड़ी एरिया है, वहां पर कोई अन्य सामान्य राज्यों में रहने वाला व्यक्ति बिना परमिशन के नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए ये पूरा ILP आया था। ILP क्या है, एक तरीके का एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। मतलब कि अगर आपको उन पहाड़ी एरियाज में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये परमिशन लेनी पड़ेगी, ये दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या है इन पहाड़ी राज्यों में जा सकते हैं। कौन कौन से वो पहाड़ी राज्य हैं, तो इसके तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये 4 जो स्टेट्स हैं, जब मैं इसको पढ़ाती हूँ तो जो हमारे इंडिया का मैप है उसमें बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट हमारा जो एरिया है, यहाँ पर आपको मिलता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और फिर यहाँ पर मिलता है आपको मिजोरम, और उसके नीचे मिलता है आपको मणिपुर। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं, पहाड़ी एरियाज हैं, वहां पर ये ILP है। साथ के साथ में असम में भी कुछ एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज, सेंसिटिव एरियाज, जहां पर उनके असम में, पूरे असम में नहीं, कुछ हिस्सों में ये इनर लाइन परमिट जो है वो लागू हुआ है। अब ये जब मुद्दा पूरा आता है तो एक तो इनर लाइन परमिट वाली चीज हुई, दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट अगर किसी पहाड़ी राज्य में हो रहा है तो फिलहाल वो हो रहा है असम में। असम में क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट, क्योंकि असम में सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आए हुए क्या है, शरणार्थी हैं। और वो कैसे शरणार्थी हैं, वो मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू अल्पसंख्यक ही आए हैं, उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक भी आए हुए हैं। तो जो शरणार्थी असम में भी रह रहे हैं, वहां पर उनके बीच में ये मुद्दा है कि केवल हिंदुओं को ही मिल रहा है ये मौका कि वो यहाँ की नागरिकता ले सके। भाई हम मुस्लिम हैं तो क्या हुआ, आए तो हम भी बांग्लादेश से, मतलब बहुत ही हमारा शोषण हुआ है तो हम भाग के यहाँ पर आए हैं। अगर आपके यहाँ शरण ले रहे हैं तो हमको भी मिलना चाहिए नागरिकता, हमें भी अधिकार है ये। तो ये वाला मुद्दा एक चल रहा है असम में। दूसरा प्रोटेस्ट असम के जो लोकल लोग हैं वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि इतने लार्ज नंबर पे बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ पे कि हमारे खुद के रिसोर्सेज हमारे लिए कम पड़ रहे हैं, हमारे जो अधिकार हैं उनका कहीं ना कहीं पे वायलेशन होगा, हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाएंगी इन शरणार्थियों की वजह से। तो असम के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि ना तो हिंदू माइनॉरिटीज को दो, ना ही मुस्लिम माइनॉरिटीज को दो, और जो माइनॉरिटीज आए हुए हैं बांग्लादेश से उनमें ये चल रहा है कि केवल हिंदुओं को क्यों मिला है, मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए। तो इसका सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट है CAA का वो आपके असम में बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। तो आई होप मैंने पूरा आपको सिनेरियो समझा दिया होगा कि क्या ये मुद्दा है, क्यों इसका अपोज हो रहा है, और हमारे लिए क्या काम का था। यहाँ पर हमारे लिए काम की थी कि CAA में कौन से 3 देश हैं, हमारे लिए काम का था कि कौन से 6 समुदाय शामिल हैं, हमारे लिए ये काम का था कि ILP क्या होता है। और एक चीज मैंने NRC को लेकर के बताई, तो NRC में क्या है, वहां पर किसी का जो है ये नहीं है कि किसी को नागरिकता दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। NRC एक तरीके का रजिस्टर है जिसमें केवल और केवल आपका दस्तावेजीकरण होगा, आप एक रजिस्टर्ड नागरिक बन जाएंगे। तो NRC वाला कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं इससे जोड़ के हमेशा देखा जाता है, तो यहाँ पर इसको भी जानना जरूरी है। फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा CAA क्या है, इस क्या मुद्दा है। अब हम चलते हैं हमारे काम की दूसरी न्यूज। ये पूरा जो CAA आया है वो किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और आपके एग्जाम में क्या पूछने वाला है, आपके एग्जाम में पूछने वाला है टॉपिक सिटीजनशिप से रिलेटेड
क्या प्रोविजंस हैं। तो हमारे संविधान में नागरिकता के लिए आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक क्या है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। ये संविधान के भाग 2 में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। संविधान का भाग 2 आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। हमारे लिए काम की चीज यहां पर मिलेगी क्योंकि ये हमारे एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। और जो मैंने अब तक बताया आपको सीएए के बारे में, जो आपको हिस्ट्री दी, बैकग्राउंड दी, उसमें कुछ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कुछ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब ये पूछा जाएगा तो उसमें अमेंडमेंट के बारे में पूछ सकता है, साथ के साथ क्या प्रोविजंस हैं, और उसमें ये वाला मुद्दा भी ऐड किया जा सकता है कि केवल हिंदू माइनॉरिटीज को देना कितना सही है। इसमें दूसरा मुद्दा ये है कि आपने केवल इन 3 कंट्रीज को ही शामिल किया है, जबकि श्रीलंका में भी क्या है, बहुत बड़े लेवल पे हिंदू जाके वहां पे रहते हैं, मुस्लिम के लोग रहते हैं। आपने श्रीलंका के शरणार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, इसको एनालिटिकल वे में पढ़ना है। अभी मैं फैक्चुअल चीजें बता रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया कि सीएए क्या है, इनर लाइन परमिट क्या है, क्यों मुद्दा है ये, और क्या चैलेंजेस हैं इसके। तो आप इसको इस तरीके से पूरा पढ़ेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद में क्या क्या बोला गया है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में हमारे कुछ नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस हैं, उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में ही जो नागरिकता मिली हुई है, जो लोग जन्म से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको पहले से ही जन्मजात ही नागरिकता मिली हुई है। तो ये अनुच्छेद 5 की बात है। इसमें अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया है कि पाकिस्तान से पलायन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। देखिए, पाकिस्तान से पलायन का मतलब है कि कुछ लोग, क्या हुआ था, जब हमारा देश विभाजित हुआ था तो उस समय यहां से चले गए थे पाकिस्तान। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान में कंडीशन बहुत अच्छी नहीं लगी उनको, तो वो वापस आ गए अपने देश। तो ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए अनुच्छेद 6 बात करता है कि जो पाकिस्तान से आए हैं। 7वां क्या है कि पाकिस्तान जाने वाले कुछ प्रवासियों की नागरिकता। तो 7 अनुच्छेद 7 में क्या है कि जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या चले गए हैं तो उनकी नागरिकता से संबंधित क्या प्रोविजंस होंगे, और अगर वो जाके फिर से वापस आना चाहते हैं तो उनको क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे। तो ये बात करता है अनुच्छेद 7। उसके बाद आता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो लोग हैं, ओवरसीज सिटीजन्स जो हैं वो भारत के, उनके संबंध में अनुच्छेद 8 में प्रोविजंस है संविधान में। उसके बाद अनुच्छेद 9 में क्या है कि स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से लोग जाते हैं विदेशों में। कल ही मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बताया गया था, बोला गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, डेवलप्ड कंट्रीज को, जो यहाँ से लोग इतने भेज रहे हैं वो अपने, तो डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या कहना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ये वाला जो एडिटोरियल था, तो वही ये बात है कि कुछ लोग हमारे इंडिया से क्या होते हैं, चले जाते हैं विदेशों में, कुछ टाइम काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे रच बस जाते हैं। फिर क्या होता है, उनको वो यहाँ की नागरिकता का त्याग कर देते हैं और जिस कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं वो वहां पे नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 9 जो है उन्हीं की बात करता है कि स्वेच्छा से अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी देश की नागरिकता ले ली तो क्या प्रोविजंस होंगे। अनुच्छेद 10 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है, वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए नियम तक। कैसे बना रहेगा, अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता दे दी गई है तो वो कब तक नागरिक बना रहेगा, ये डिपेंड करेगा किस चीज पर, संसद के द्वारा बनाए गए कानून पर। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 10 में बात है। अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकता है। अगर संसद चाहे तो कुछ टाइम पे नागरिकता से संबंधित चीजों में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। तो जो सीएए में अभी जो पूरा मुद्दा चल रहा है वो इसी पे है कि किस आर्टिकल का यूज करके। तो भाई देखिए, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को ये शक्ति मिली हुई है कि वो नागरिकता से संबंधित चीजों में क्या है, चेंज कर सकता है, बदलाव कर सकता है। उसी को ध्यान में रख करके सीएए में पूरा बदलाव किया गया है और इन 6 नए समुदायों को क्या है, नागरिकता देने के लिए प्रोविजंस किए गए हैं। तो ये रहा पूरा सीएए का मुद्दा। आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये सेशन। हम अलग से भी इसके लिए एक वीडियो लाने वाले हैं सीएए के लिए, आज ही अपलोड हो जाएगी या कल वो अपलोड हो जाएगी, तो वहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल जितना इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि सीएए का क्या मुद्दा। अब तुम खांसे होगे बीच में, वो भी आया होगा। चलो बंद करो इसको, अब डिस्टर्ब कर रहे तो पीटूंगी। तो आई होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा क्या है सीएए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं पूरी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे सकूं। अभी इसके लिए जो फिर नया वीडियो आएगा उसमें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलिए
अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं आर्टिकल टाइम टू प्रोहिबिट जजेस फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। ये जो आर्टिकल है ये 4-5 दिन पहले जब जो हाई कोर्ट के जो जज हैं अभिजीत गांगुली जो हैं उन्होंने रिजाइन किया था, उस समय क्या था, ये पूरा मुद्दा चल रहा था और जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया उसके तुरंत बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। मतलब कि वो पहले से ही ये चल रहा था कि इन्होंने पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके रखा हुआ था पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का। अब जब ये पूरा उनके रिजाइन की बात आई थी उस समय फिर ये भी चीजें चल रही थी कि पास्ट टाइम में जाकर के उन्होंने क्या है वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ जजमेंट्स दिए थे। तो फिर वो पूरी चीजें कनेक्ट करके देखी जाने लगी कि क्या वो जजमेंट इसीलिए इन्फ्लुएंस था क्योंकि इन फ्यूचर उनको बीजेपी ज्वाइन करना था। तो ये सारा मुद्दा फिर बहुत ज्यादा न्यूज में आया और उसी के ऊपर आज एक आर्टिकल है कि क्या जजेस को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना एथिकली सही है या गलत है। देखिए जुडिशरी में जो 3 पिलर्स हैं, जुडिशरी जो है वो संविधान में डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स में आती है। आपकी 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा कोट करने के लिए आंसर होता है 4 पिलर्स आपके, तो मैं बताऊं चौथा पिलर है आपका जुडिशरी। तो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं संविधान में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए? पहली तो आपकी होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद आपकी होती है व्यवस्थापिका जो आपकी संसद में बैठती है, जो आपके लिए नियम कानून अधिनियम बनाती है, तो ये हो गई व्यवस्थापिका। तीसरा पिलर आपका है क्या? जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अभी हम जो पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इसी न्यायपालिका के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक ये रहा आपका। ये 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, इसको ध्यान में रखिएगा। आंसर में आप कहीं पे भी कोट करेंगे तो बहुत ही एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर जो आजकल कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी जिनकी खत्म हो चुकी है, हमारी मीडिया। मीडिया इतनी क्रिटिसाइज हो रही है आज के दिनों में कि क्या सोच के इनको बनाया गया था और क्या ये हो गए हैं। तो वही बात है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो मीडिया का वही हाल हो गया है। अभी फिलहाल इनको बनाया गया था डेमोक्रेसी का 4 पिलर, लेकिन ये फिलहाल अभी काम सही से कर नहीं रही हैं। हमारा जो आज का आर्टिकल है वो इन 3 के इर्द गिर्द घूमने वाला है। कैसे कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जब न्यायपालिका से कोई जज आ जाता है तो क्या ये सही है, एथिकली कितना सही है कितना गलत है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जो जस्टिस अभिजीत गांगुली या गंगोपाध्याय जो थे उन्होंने रिजाइन किया हाई कोर्ट से और तुरंत उन्होंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। इसके पहले उन्होंने कोलकाता जो कि गवर्नमेंट है ममता बनर्जी, उनके बारे में कई बारी चीजें बोली हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए। अगर आप एक न्यायपालिका पे बैठे हैं तो आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे टाइम पे अपनी चीजें बोली। साथ के साथ में कई बारी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे जजमेंट्स दिए। तो मुद्दा ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका में ऐसे लोग हैं जो इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर भी कुछ अपने जजमेंट दे देते हैं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है जुडिशरी के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। और अगर इस तरीके से एक भी किसी व्यक्ति पे क्वेश्चन उठता है तो पूरी जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था है उस पे से कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो खत्म होता चला जाता है। तो ये पूरा मुद्दा है, ये सारी चीजें हैं। इसके बारे में इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि अरुण जेटली जी ने एक बार अपने बजट भाषण में बोला था कि जो प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स होते हैं आर इन्फ्लुएंस्ड एज अ डिजायर फॉर अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। तो ये बहुत ही अच्छा कोट है अरुण जेटली जी का। इसमें क्या बोला है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ डिजायर फॉर अ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। मतलब क्या है, अरुण जेटली जी ने ये बोला था कि जो अब रिटायरमेंट जब आपकी होने वाली है उसके पहले जो प्री रिटायरमेंट हो जाती है वो कहीं ना कहीं भविष्य में आप कोई काम लेना चाहते हैं, कोई फायदा लेना चाहते हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर के ये होता है। तो वह बहुत ही अच्छा कोट था अरुण जेटली जी का। और इस जब पूरा मुद्दा ये आता है तो एक चीज और भी मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि एक कूलिंग पीरियड की बात चलती है। हमेशा से ये बोला जाता है कि जब इस तरीके के मैटर होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार एक रूल सेट कर देना चाहिए। कूलिंग पीरियड में क्या है, कूलिंग पीरियड में कई जो लोग हैं वो ये कहते हैं, विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आप न्यायपालिका के लोगों को उनके रिजाइन के बाद में या उनका जो है टेन्योर खत्म होने के बाद एटलीस्ट 2 साल तक प्रोहिबिट कर दो कि वो किसी और गवर्नमेंट जॉब में या किसी और संस्था किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। मतलब 2 साल तक तो उनको एटलीस्ट प्रोहिबिट कर दो कि वो ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ना ही वो कहीं अदर संस्था वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कूलिंग पीरियड वाला मैटर आता है जब इस तरीके के जुडिशरी से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है जिसमें इसकी बात की जाती है, तो आप वहां पर इसको कोट कर सकते हैं।
फिलहाल जो ये पूरा मुद्दा था वो यही था कि जजेस के बारे में कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो देखिए, इसके कुछ हम अपने मेंस को ध्यान में रख करके हम इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या है कि न्यायपालिका से कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए जज है तो या फिर सीजेआई है, वो जाके अगर कार्यपालिका या विधायिका में शामिल हो रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि विधायिका का काम क्या है? कानून बनाने का काम है लोगों के लिए। और जो न्यायपालिका से जो व्यक्ति जाएगा वो ऑलरेडी क्या है? न्यायपालिका है और वो जज है, तो वो क्या है? ऑलरेडी कानूनों का जो है विशेषज्ञ आदमी है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो कानून के बारे में जानता है कि इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, भविष्य में इससे फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या वो लीगल इशू या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज उससे जनरेट हो सकते हैं। जब ऐसे व्यक्ति अगर आपके विधानसभा में या लोकसभा राज्यसभा में जाके बैठते हैं तो क्या है? वो अच्छी नीतियां बना सकते हैं। तो प्लस पॉइंट तो एक ये हो गया। इसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि अगर इस तरीके से कोई भी जज जो है वो पॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस्ड होके अपना काम छोड़ करके, हर जज जो है वो पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करता रहेगा। एक तो हमारे यहाँ ऐसे ही जुडिशियल केसेस जो हैं वो बहुत सारे पेंडिंग है, टाइम इतना है ही नहीं कोर्ट के पास में कि वो कई सारे मुद्दे सुन ही नहीं पाता है। कई सारे मुद्दों को वो कह देता है कि ये सरकार का मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कई सारे मामले ओवर बर्डन की वजह से जुडिशरी नहीं ले पाती है। तो इस तरीके से अगर न्यायपालिका के लोग क्या हैं, संसद में जाके बैठने लगे तो न्यायपालिका में तो लोगों की हो जाएगी कमी। दूसरी बात ये कि अगर कोई न्यायपालिका का जज है, कोई व्यक्ति है जो पॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस्ड है, तो क्या वो सही निर्णय दे पाएगा? देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल में भी बोली गई है। जब ये पूरा एडिटोरियल डिस्कस किया गया है तो उसमें अनुच्छेदों की बात की गई है जो संविधान में है। 217 आर्टिकल जो है वो बात करता है संविधान में जजों की नियुक्ति को लेकर के। और वहीं पर एक चीज आती है कि शपथ के मामले में, जब शपथ लेता है कोई जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे ये बोला जाता है वो किस चीज की शपथ लेता है। मैं आपको पूरा लाइन पढ़ के बताती हूँ कि शपथ में क्या है? संविधान, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने और भय या पक्षपात के बिना कर्तव्यों का पालन करने की बात की जाती है। जब भी कोई जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, जब वो शपथ लेता है तो उसको किस चीज की शपथ दिलवाई जाती है? एक तो संविधान की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखने की, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? भय या पक्षपात के बिना कर्तव्यों का पालन करने की। तो आज जो हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो इसी मुद्दे से रिलेटेड है। भय या पक्षपात, अगर इन फ्यूचर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, सपोज मैं कहीं जज हूं किसी कोर्ट में और इन फ्यूचर मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, कोई पार्टी मेरी फेवरेट है, उससे रिलेटेड कोई केस मेरे पास आता है, अगर मैं उस पार्टी से डरती हूं कि इन फ्यूचर मुझे उससे जॉब चाहिए या उस पार्टी को मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूंगी? पक्षपात करूंगी। और पक्षपात के माध्यम से क्या होगा कि मेरा जो जजमेंट है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या होगा? उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा है कि जिस चीज की शपथ दिलाई जाती है, कहीं ना कहीं जजेस के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से इस चीज का ब्रीच होता है या इस चीज पर क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने आंसर में कोट भी कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं जजों की नियुक्ति से रिलेटेड, सो दैट हमारा रिवीजन हो जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स मैंने बता दी जो भी चीजें हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। लेकिन हमारे एग्जाम में अभी फिलहाल पहला जो स्टेज पीटी पास करने का है, तो उसमें इस तरीके के फैक्ट पूछे जाएंगे। हमारा एनालिटिकल अप्रोच तो मेंस में दिखेगा, लेकिन पीटी पास करने के लिए हमें इस तरीके के फैक्ट पता होने चाहिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, संविधान का अनुच्छेद 124 के थ्रू। जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की बात आती है तो आर्टिकल 124 है, और जब ये बात आती है आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड तो हाई कोर्ट के लिए 217 आर्टिकल है। ये अंतर पता होना चाहिए, ये चीजें दोनों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। फिलहाल हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की। तो क्या है कि नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। अब इसमें क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के जो परामर्श की जाती है, जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं, और सीजीआई जो है वो परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को, सो दैट वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके। ठीक है, सेम मामला चलता है हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में किसी मुख्य जज की नियुक्ति करनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज और कॉलेजियम से पूछा जाता है, और जब हाई कोर्ट में जो नीचे
उनके नीचे जो और न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो फिर उस राज्य के जो राज्यपाल वगैरह है और अन्य जो हायर लेवल के जज हैं उन सब से कंसल्ट करके नियुक्ति की जाती है। तो हमें फिलहाल याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई या फिर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। शपथ में मैंने पहले बता ही दिया कि किन किन चीजों की शपथ होती है। कार्यकाल या निष्कासन से संबंध में जब बात आती है तो क्या होता है कि कोई इनके कार्य करने की न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई है। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम सीमा नहीं है लेकिन अधिकतम सीमा लगाई गई है। क्या लगाई गई है? 65 वर्ष की आयु होने तक काम कर सकते हैं। नीचे कम उम्र है कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर एक्सपीरियंस का मामला होता है, लेकिन मैक्सिमम कब तक रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक वो जज बने रह सकते हैं। ठीक है, इसके पहले अगर इसके बाद अगर हटना हो तो कैसे हटेंगे? तो न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे करके क्या हो सकते हैं, अपने पद से हट सकते हैं या उन पर अयोग्यता के आधार पर जो है वो मामला चलता है, उसकी अलग प्रोसेसिंग होती है। लोकसभा या राज्यसभा में क्या होता है, विशेष बहुमत के द्वारा उनको हटाया जाता है। 50 और 100 लोगों से पहले साइन करवाया जाता है, हस्ताक्षर अनुमोदन, और जब वो फाइनल हो जाता है तो विशेष बहुमत से उनको हटा दिया जाता है। वेतन भत्ते क्या होते हैं? यहाँ पर एक ट्रिक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश, पेंशन, ये सब जो है वो संसद के द्वारा तय किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये किस चीज की बात हो रही है? सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड। अब मैं लास्ट में इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बाकी मैंने बता दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध। तो देखिए जो अभी मुद्दा पूरा आर्टिकल आया वो इसी के इर्द गिर्द था। सेवानिवृत्ति के बाद का प्रतिबंध क्या है कि सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश को भारत में किसी भी अदालत में कानून का अभ्यास करने या किसी सरकारी प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन ये बात सर्वोच्च न्यायालय के रिस्पेक्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिबंधित किया गया है। हाई कोर्ट से रिलेटेड अभी कुछ स्पष्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, एक अगला आर्टिकल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 128। क्या है ये कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। तो पहला मामला ये कि अगर सेवानिवृत्त हो गए सर्वोच्च न्यायालय के जज तो उनको नहीं बुलाया जाएगा या न्यायाधीश। लेकिन आर्टिकल 128 ये कहता है प्रोविजन कि मान लो कभी ऐसा हुआ वर्कलोड ज्यादा है या फिर ऐसा हुआ कि जो न्यायाधीश थे किसी की डेथ हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया, जगह खाली है, तो फिर क्या किया जाएगा, किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को बैठाया जाएगा। लेकिन कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 128 के तहत, और कौन? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ऐसा काम किया जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा था जो भी हमारा आर्टिकल था। मैंने उच्च न्यायालय से संबंधित बता ही दिया कि आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रोविजंस हैं, उनकी नियुक्ति और पद से संबंधित शर्तें हैं। कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 2 कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी होता है। क्या? कम से कम क्या होना चाहिए? 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या 2 अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार वकील रहा हो। ठीक है, तो कम से कम 10 साल तक क्या होना चाहिए? काम करना होना चाहिए। मैंने बताया कि मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो डिसाइड की गई है, लेकिन मिनिमम जो योग्यता आयु के रिस्पेक्ट में नहीं है, केवल और केवल ये योग्यताएं हैं कि 10 वर्षों का उनके पास में क्या होना चाहिए? लगातार काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहां पर? भारत के क्षेत्र में न्यायिक पद पर रहा हो या फिर क्या हो, एज अ जज उसने काम किया हो। ठीक है, तो ये था पूरा मुद्दा, ये था पूरा आर्टिकल। इस आर्टिकल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो मैंने समझा दी आपको, जो फैक्चुअल चीजें थी उसको भी मैंने समझा दिया। आप इसको एक बार जाके आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक उठा के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्या प्रोविजंस है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप चीजें पढ़ते हैं तो दोनों आपको, जैसे मान लीजिए आप हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको कंपेयर करके पढ़ना है। कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब मैं एडिटोरियल डिस्कस किया तो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया। क्या कंपेयर किया? कि अगर एससी की बात आए सुप्रीम कोर्ट की तो आर्टिकल 124 आएगा, अगर हाई कोर्ट की बात आए तो आर्टिकल 217 आएगा। तो ऐसे आपको कंपेयर कर करके पढ़ना है। कंपेयर करके पढ़ने से चीजें लॉन्ग टर्म में याद रहती हैं। तो आई होप आपको ये वाला आर्टिकल समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल की तरफ। ये बात तो भले फ्रांस के बारे में कर रहा हो, लेकिन
एक बहुत बड़ा एथिकल मुद्दा इससे जुड़ता है। एथिकल मुद्दा क्या है, फिलहाल हम ये देखते हैं कि 4 मार्च को फ्रांस की सरकार ने जो गर्भपात का जो अधिकार है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बना दिया है। तो इसके बारे में है कि क्या इसकी हिस्ट्री है, इस आर्टिकल में दी गई है। सबसे पहले इसका श्रेय किसको दिया गया है, तो फ्रांस की एक बहुत ही अच्छी लेखिका है और एक सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर काम करती हैं, सिमोन दी बउवा। जिन्होंने सोशियोलॉजी वगैरह कभी पढ़ी होगी तो उनको मालूम होगा इनके बारे में कि सिमोन दी बउवा जो है उन्होंने 1949 में एक बुक लिखी थी। 1949 में इनकी बुक क्या आई थी, द सेकेंड सेक्स करके इनकी एक बुक आई थी। इस बुक के बाद जो है फ्रांस में क्रांति सी आ गई थी। क्रांति क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड सेक्स है वहां पर उन्होंने महिलाओं के लिए इसको यूज किया था। कि कई पहले तक ये चलता था समाज में कि पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है कि पुरुष ही सब हैं, वही एकमात्र अथॉरिटी है, उन्हीं की वजह से ये संसार चल रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट पहले बहुत चलता था, है ना। लेकिन पैट्रियार्कल माइंडसेट टाइम टू टाइम चेंज हुआ। अब तो बहुत स्थिति सुधर गई है, लेकिन बहुत अच्छा अभी भी नहीं है। फिलहाल ये जो सिमोन दी बउवा जी हैं, इन्होंने 1949 में जब ये द सेकेंड सेक्स बुक लिखी तो इसमें उन्होंने बोला कि महिलाएं एक दूसरा जेंडर है, महिलाएं भी हैं, पुरुष ही केवल नहीं है, महिलाएं भी उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंट रखती हैं अपनी जितनी कि पुरुष रखते हैं। तो ये पूरा फ्रांस के इतिहास में क्रांति के रूप में ये बुक आई। फिर सिमोन दी बउवा ही वो ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने 1971 में क्या किया, 1971 के आसपास में इन्होंने फ्रांस में जितनी कुछ 343 बहुत ही फेमस महिलाएं थी इन्होंने उनसे एक साइन करवाया रिजोल्यूशन। उसमें उन्होंने रिजोल्यूशन ये साइन करवाया कि वहां पे महिलाओं ने इन 343, सोचिए बड़ी सेलिब्रिटी जो महिलाएं थी, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं इन पास्ट हमने भी अबॉर्शन करवाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अभी 2-3 साल पहले #MeToo चला था, उसमें क्या था कि हमारे सेलिब्रिटी जो महिलाएं थी बॉलीवुड वगैरह से, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि उनके साथ कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे यौन उत्पीड़न हुआ है। तो ये जैसे #MeToo कैंपेन चला था, बिल्कुल वैसा ही एक कैंपेन जो है वो सिमोन दी बउवा ने चलवाया था 1971 में। और कुछ 343 फ्रांस की बहुत ही फेमस महिलाओं ने क्या किया था, ये एक्सेप्ट किया था कि उनने भी कभी ना कभी इन फ्यूचर गर्भपात करवाया हुआ है। तो ये बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी, एक बहुत ही मूवमेंट था। और जब ये सारी चीजें हुई उसके बाद से इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर हुई वहां की जनता, वहां के लोग, वहां की सरकार की ये क्या है प्रोविजंस, और मतलब इसमें कैसे सोचना, एक नया एक नजरिया मिला सोचने के लिए। तो ये पूरा जो टॉपिक था ये फ्रांस की हिस्ट्री से रिलेटेड था। लेकिन हम अपने एग्जाम को देख करके पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो है वो गर्भपात से रिलेटेड क्या प्रोविजंस थे। तो इंडिया में सबसे पहले क्या हुआ, 1960 में भारत में गर्भपात को अवैध बोला गया था। गर्भपात कराना 1960 में इलीगल था इंडिया के लिए। आईपीसी में उसके लिए कड़े प्रोविजंस थे। कहीं पर भी अगर कोई महिला करवा रही है गर्भपात, वो उसके लिए भी इलीगल था। जो डॉक्टर इसको करेगा उसको भी सजा का प्रावधान था। लेकिन 1960 के बाद से कुछ चीजें बदली। क्या बदलाव हुए कि डॉक्टर शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उनको ये काम दिया गया कि आप इस दिशा में सोचिए कि क्या इसमें प्रोग्रेस की जा सकती है, क्या गर्भपात को लीगलाइज करना सही रहेगा या गलत रहेगा। तो 1960 में जब ये शांतिलाल शाह जी की अध्यक्षता में ये पूरी कमेटी बनी तो उन्होंने फिर ये चीजों को बताया। 1972 में अपनी एक रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने बोला कि हाँ कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, ये महिलाओं का लीगल राइट है। अगर जो गर्भ धारण करना, एक महिला की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं तो महिला को ये अधिकार होना चाहिए कि उस बच्चे को उसको अपने अंदर रखना है, उसका पालन पोषण करना है या नहीं करना है, ये पूरा महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। तो महिला के लिए ये अधिकार बहुत ही जरूरी है। इसलिए 1971 में जो MPT अधिनियम आया, जो गर्भपात से प्रेगनेंसी टर्मिनेशन एक्ट आया 1971 का। तो 1971 में जब ये एक्ट आया उसमें क्या था कि 12 सप्ताह तक की ही गर्भ जो है उसको ही केवल क्या किया जा सकता था, टर्मिनेट किया जा सकता था 12 सप्ताह।
इनिशियल जो प्रेगनेंसी के टाइम से इनिशियल जो 12 वीक होते हैं, केवल उसी को ही क्या किया जा सकता था, गर्भपात कराया जा सकता था। फिर आगे चल करके इसमें मुद्दा उठा कि कई बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे बहुत बच्चियां होती हैं उनके साथ मान लीजिए जैसे यौन उत्पीड़न वाली या बलात्कार वाली चीजें होती हैं, तो बच्चियों को नहीं पता होता है कि इन गर्भधारण उनका हो गया है, देर से पता चलता है, या फिर कोई मेडिकल इश्यू होता है, कुछ और ट्रीटमेंट चल रहा होता है, बाद में पता चलता है। तो ये 12 सप्ताह वाला अगर मान लीजिए कि टाइम लिमिट जो है वो खत्म हो गई, वो डेट आगे बढ़ गई, फिर उन महिलाओं के साथ क्या होगा अगर उनको किसी कारण से नहीं पता चल पाया है 12 वीक्स तक कि ऐसा कुछ है, तो फिर उनके साथ क्या होगा, इसको ध्यान में रख करके क्या हुआ, संशोधन किया गया। कब? 2021 में एक नया संशोधन आया। तो देखिए एमपीटी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसमें 2021 में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया, और उसमें संशोधन करके कुछ 20 हफ्ते का जो है वो टाइम लिमिट रखी गई थी। लेकिन फिर ये मुद्दा गया कोर्ट में, कुछ ऐसे केसेस आए जिसकी वजह से बोला गया, कुछ एक मामला था उसमें 20 सप्ताह की भी डेट जो है वो आगे बढ़ गई थी। तो फिर वहां पर क्रिटिकल ऐसी कंडीशन थी जिसमें गर्भपात कराना जरूरी था। तो कोर्ट ने फिर संसद में बोला कि इसमें आपको चेंजेस लाने चाहिए, और फिर 2021 में क्या हुआ, 20 सप्ताह को 24 सप्ताह में बदल दिया गया। तो फिलहाल ये स्थिति है भारत में कि जो 20 से लेकर के 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी है उसको भी इंडिया में टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा, देखिए पीटी में अधिनियम वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उसमें भी क्या मुद्दा उठा, केवल 7 जो पक्ष हैं, 7 जो वर्ग हैं, उन्हीं को ये अधिकार दिया गया था। और यहाँ पर इस पूरे एक्ट में मुद्दा उठा अविवाहित महिलाओं की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन से लेकर के। तो फिलहाल अभी भी इंडिया में ये ही अपडेट है कि अविवाहित महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। अगर इस चीजों के रिलेटेड कुछ अगर उनके पास में चीजें हुई हैं उनके साथ, कौन कौन से साथ, जैसे कि मान लीजिए यौन हमला हुआ या फिर बलात्कार वाली चीज है, बच्ची जो है अवयस्क है, विधवा या तलाक वाली जो सिंगल पेरेंटिंग वाली चीज है वैसा कुछ है, शारीरिक रूप से अगर महिला विकलांग है तो, और मानसिक मंदता है, मान लीजिए मानसिक रूप से वो कमजोर है, वो बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाएगी, या भ्रूण में ऐसी कोई बच्चे में कुछ ऐसी विकृति आ गई है, अगर वो बच्चा आता है संसार में तो उसको बहुत सारी कंडीशंस, क्रिटिकल कंडीशन से जूझना पड़ेगा, या मदर की हेल्थ पे या मदर की जान पे कोई खतरा हो, तो केवल इन सारे प्रोविजंस को इस एक्ट में शामिल किया गया। तो अभी भी इंडिया में ये जो मुद्दा है अविवाहित महिलाओं वाला, ये कहीं ना कहीं चल रहा है। फिलहाल ये टॉपिक आया क्यों, क्योंकि फ्रांस ने कर दिया है इस चीज को लीगलाइज। तो ये पूरा मुद्दा अब फ्रांस में ये मुद्दा उठा है, और यूपीएससी के लिए महिला सशक्तिकरण एक बहुत फेवरेट टॉपिक है और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये उम्मीद है कि हमारे एग्जाम में यूपीएससी में इसको पूछा जा सकता है। तो आपको इस चीज को केवल संशोधन करके पॉलिटिकल डायमेंशन से नहीं देखना है, आपको इसको एथिकल डायमेंशन से भी पढ़ना है, क्योंकि मेंस में आपको ये एथिक्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये सही है, क्योंकि जो गर्भधारण है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो क्या ये सही है कि किसी महिला को ये अधिकार दे दिया जाए कि जो बच्चा अब अभी बोल नहीं सकता वो वो लेगा जन्म या नहीं लेगा? क्या ये महिला का भी राइट होना चाहिए कि वो जन्म दे उस बच्चे को या ना दे, बच्चे को जीवन मिले या ना मिले? तो ये एक एथिकल इशू भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। आई होप आज को आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने जैसे बोला था कि कल हम आर्टिकल के साथ साथ एक मैप वाला भी सेशन शुरू करेंगे। तो आज मेरे पास जो मैप है वो कौन सा है, ब्लैक सी का। ब्लैक सी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये 1-1.5 साल से ये पूरा रीजन जो है वो न्यूज में है। साथ के साथ इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी आपने देखा होगा कि फिलहाल 2-4 दिन पहले ये न्यूज में चल रहा था कि इंडिया से बहुत सारे लोगों को, नॉट ओनली इंडिया, अदर कंट्रीज से भी बहुत सारे लोगों को झांसा दे करके रशिया में ले जाया गया है, और वहां पर क्या है, उनको सेना में भर्ती करा दिया गया है। अभी कल मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें नेपाल की जो 3-4 सैनिक हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया है और हमारे इंडियन गवर्नमेंट से ये मांग की है, ये डिमांड की है कि आपने अपने लोगों को रेस्क्यू कर लिया है यहाँ से, प्लीज हमें भी रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। और वो सैनिकों को ये बोल के ले जाया गया था रसिया कि उनको वहां पर सिर्फ एज अ हेल्पर काम कराया जाएगा, लेकिन उनको जबरदस्ती क्या है, युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। तो कुछ 23 लोग गए हैं, उनमें से बाकी सारे गायब हैं। 3-4 नेपाल के लोगों ने ये बनाया था वीडियो। तो हमने क्या किया, भारत ने अपने लोगों को तो वहां से बुला लिया। तो ये पूरा जो एरिया है, रीजन है, अभी भी न्यूज में है। अब इसको ध्यान में रखकर सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक सी की क्या
स्थिति है, ज्योग्राफिकल उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ब्लैक सी रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया को सीधा देखिए, रशिया जो है वो बहुत ज्यादा दूरस्थ, एक तो नॉर्थ ईस्ट मतलब भारत या पूरे विश्व में बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट एरिया में आता है। साथ के साथ में यहाँ पर क्या है, बर्फीला एरिया है ये, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और साल भर बर्फ जमी रहती है। रशिया के ऑलमोस्ट 70% भाग, मान लीजिए आप 50 to 70% वहां पे बर्फ ही जमी रहती है। तो रशिया को क्या है, व्यापार करने के लिए बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे विकल्प उपस्थित हैं नहीं। इसलिए कई बार आपने क्रीमिया वाला भी इशू देखा होगा कि वो न्यूज में रहता है। क्यों न्यूज में रहता है, क्योंकि रशिया चाहता है कि क्रीमिया वाला एरिया अगर उसके अंडर आ जाए तो उसको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा मेडिटेरेनियन सी के थ्रू व्यापार करने का। तो सेम ब्लैक सी जो है वो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमिकली। तो देख लेते हैं रशिया ब्लैक सी से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। तो पहले आप इधर ईस्ट साइड में देखेंगे तो रशिया है, उसके बाद इधर यूक्रेन आपको दिखेगा, ब्लैक सी के इस साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कौन, मोल्दोवा, यहाँ पर बुल्गारिया है, इधर नीचे ग्रीस है, साथ के साथ टर्की। टर्की एक ऐसी कंट्री है जो यूरोप के साथ भी लगती है, एशिया के साथ भी लगती है ना, तो डुअल कॉन्टिनेंट वाला ये स्थिति है। तो आपको ये देखना है, ये सारे जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये कभी ना कभी चर्चा में रहते हैं। रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है, नीचे टर्की में अभी लास्ट ईयर भूकंप वगैरह की स्थिति आई थी, तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो ब्लैक सी वाला एरिया आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश जो है वो ब्लैक सी से कनेक्ट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने बताया कि जो रशिया है वो आपको सीधे एक्सेस दे रहा है ब्लैक सी के थ्रू मेडिटेरेनियन सी का। तो रशिया को जब यहां से एक्सेस मिल रहा है तो कुछ स्ट्रेट्स हैं जो ब्लैक सी को जोड़ते हैं मेडिटेरेनियन सी से। वो स्ट्रेट कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर है सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव जो है और जो आपका ब्लैक सी है, इसके बीच में एक स्ट्रेट है क्रिच स्ट्रेट, इसको क्रिच स्ट्रेट या क्रिच स्ट्रेट बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी से कौन सा स्ट्रेट जोड़ रहा है, क्रिच स्ट्रेट जोड़ रहा है। जब ये रशिया का कोई, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के थ्रू पढ़िए कि यहाँ से कोई शिप है रशिया का, एजोव सी में आया, एजोव सी से उसने क्रिच स्ट्रेट को पार किया और क्रिच स्ट्रेट को पार करके वो आ गया ब्लैक सी में। अब उसको जाना कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी में। तो ब्लैक सी से जब वो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर उसको मिलेगा बास्पोरस स्ट्रेट, ये है स्ट्रेट ऑफ बास्पोरस। तो ये बास्पोरस जो है वो ब्लैक सी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एजियन सी से। तो देखिए यहाँ से रशिया का शिप एजोव से आया, क्रिच स्ट्रेट को पार किया, क्रिच स्ट्रेट को पार करके वो गया किधर, ब्लैक सी में, और वहां पर उससे आगे बढ़ा बास्पोरस में। बास्पोरस से वो उसने किसको टच किया, उसने यहाँ पर लिखा नहीं है, एजियन सी है, यहाँ पर एजियन सी, यहीं पर है सी ऑफ मरमरा। तो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट किया किसने, बास्पोरस ने। ठीक है, तो आपका जो रशिया का शिप है ब्लैक सी से आया बास्पोरस के थ्रू सी ऑफ मरमरा में, और सी ऑफ मरमरा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एजियन सी आएगा। एजियन सी के पास है ये डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो यही डार्डेनल्स स्ट्रेट है जो सी ऑफ मरमरा को क्या करता है, एजियन सी से कनेक्ट करता है। एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से डार्डेनल्स ने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और यही एजियन सी से जब होते हुए आगे बढ़ेंगे तो रशिया को भूमध्य सागर में एक्सेस मिल जाता है। तो आई होप आपको पूरा ये लिंक समझ में आ गया होगा। हमने शुरू किया सी ऑफ एजोव से, क्रिच स्ट्रेट पार किया, वहां पर हम पहुंचे ब्लैक सी में, ब्लैक सी से बास्पोरस स्ट्रेट को पार किया, वहां से हम पहुंचे सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा को जैसे ही हमने पार किया डार्डेनल्स स्ट्रेट के थ्रू, और डार्डेनल्स स्ट्रेट के थ्रू हम कहां पहुंचे, एजियन सी में। जब एजियन से आगे पहुंचेंगे तो वहां पर मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। तो देखिए रशिया को एक्सेस मिल गया कहां का, मेडिटेरेनियन सी का। तो ये था आज का पूरा मैपिंग का सेशन। आप आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आज इंपॉर्टेंट न्यूज थे हमने उसको अच्छे से क्लियर किया, आपको कनेक्ट करने की कोशिश की रशिया को मेडिटेरेनियन सी से। तो अगर आपको हमारी ये पहल, हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।